बच्चों, आप सभी लोगों का ग्लोबल आइडिया के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है बच्चों, हम आज सिंक्रोनस स्पीड के बारे में पढ़ेंगे ना। सिंक्रोनस स्पीड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक ना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, तुल्यकालिक गति। ठीक है बच्चों, तुल्यकालिक गति क्या होती है ना। मान लीजिए हमारा ये इंडक्शन मोटर का स्टेटर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा इंडक्शन मोटर का स्टेटर है बच्चों, ठीक ना। और ये बच्चों हमारा इंडक्शन मोटर का क्या है, रोटर है बच्चों ना। ये हमारा स्टेटर है ना, और ये हमारा क्या है बच्चों, रोटर है ना। ठीक है बच्चों, इस पर हम क्या करते हैं, 3 फेज क्या करते हैं बच्चों, एसी सप्लाई हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं बच्चों। ठीक है, जब बच्चों हम 3 फेज एसी सप्लाई इसके स्टेटर में देते हैं तो क्या होता है, इसमें एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चों, जो कहते हैं हम क्या, तुल्यकालिक गति से। तुल्यकालिक गति से क्या करता है, घूमता है बच्चों। ये मैग्नेटिक फील्ड किस गति से घूमता है, तुल्यकालिक गति से घूमता है ना। तो तुल्यकालिक गति होती क्या है, उसको पढ़ेंगे हम लोग ना। तो बच्चों समझेंगे कि जिस घूर्णन गति पर इंडक्शन मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, गतिमान होता है, वह क्या कहलाता है। जिस घूर्णन गति पर इंडक्शन मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, वह उसकी क्या कहलाती है बच्चों, तुल्यकालिक गति कहलाती है बच्चों। ठीक है, इसका मान कहाँ किस पर डिपेंड करता है, सप्लाई की आवृत्ति तथा स्टेटर के पोल की संख्या पर निर्भर करता है बच्चों, है ना। तो लिख लेंगे बच्चों, जिस घूर्णन गति पर इंडक्शन मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, वह उसकी तुल्यकालिक गति कहलाती है। इसका मान सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है बच्चों, तथा स्टेटर पोल की संख्या पर निर्भर करता है। इसका मान किस पर डिपेंड करता है बच्चों, पूछेगा परीक्षा में, पूछता है कि इंडक्शन मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड होती है बच्चों, वो किन घटकों पर डिपेंड करती है। तो हमें जब पता रहेगा कि पोल की संख्या पर निर्भर करेगी और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगी, तब हम सही ऑप्शन लगा पाएंगे बच्चों। तो सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू होता है, ये फार्मूला भी पूछ लेता है ना, 120 एफ बाई क्या होता है बच्चों, पी होता है। जहां एफ क्या हमारा बच्चों है, एफ हमारी क्या है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है बच्चों, क्या है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति बोलते हैं ना।
और p क्या है, पोल की संख्या, पोल की संख्या। ठीक है, इसका हम अभी मतलब कह लें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी फार्मूले हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अभी हम समझ गए कि इसका जो मान है किस पर डिपेंड करता है, सिंक्रोनस स्पीड किस पर डिपेंड करती है, सिंक्रोनस स्पीड हम देख रहे हैं किस पर, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है बच्चों, और किस पर डिपेंड करती है, पोल की संख्या पर ना। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे बच्चों, अगला टॉपिक हमारा रहेगा स्लीप ना, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। अगला हम लोग पढ़ेंगे स्लीप। हम जानते हैं बच्चों कि स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, मान लीजिए अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के स्टेटर का डायरेक्शन क्या है, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हम जानते हैं कि रोटर भी क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्या करता है, घूमता है बच्चों। लेकिन बच्चों दोनों के बीच सापेक्ष गति क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ सापेक्ष गति होना चाहिए, है ना। अगर सापेक्ष गति शून्य हो जाएगी तो हमारा क्या करेगा, ये रन नहीं करेगा, हम जानते हैं बच्चों, है ना। तो स्लीप क्या होती है, स्लीप तुल्यकालिक गति जो होगी और रोटर की गति का जो अंतर होता है बच्चों ना, वो हमारा क्या कहलाता है, स्लीप कहलाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट स्लीप भी बोलते हैं उसको, ठीक ना। तो मतलब कि इसकी गति ns और ये क्या है, रोटर की गति nr होती है, रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड, है ना। इन दोनों गतियों का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है हमारा बच्चों, स्लीप कहलाता है। तो हम लिख लेंगे जिस दिशा में इंडक्शन मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इंडक्शन मोटर के स्टेटर की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सदैव रोटर क्या करता है, सदैव रोटर घूर्णन गति करता है। स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में हमारा क्या करता है बच्चों, रोटर क्या करता है, घूमता है बच्चों, है ना। तो स्लीप क्या होता है, तुल्यकालिक गति तथा रोटर की गति का अंतर, तुल्यकालिक गति तथा रोटर की गति का अंतर क्या कहलाता है बच्चों, स्लीप कहलाता है, स्लीप कहलाता है। अगर बच्चों मतलब स्लीप का मतलब यस बराबर क्या होगा, स्लीप यस बराबर क्या होगा बच्चों, ns माइनस क्या होगा बच्चों, nr होगा। बात समझिएगा बच्चों, ns माइनस nr क्या कहलाएगा, स्लीप कहलाएगा। अगर बच्चों इन दोनों का गतियों का अंतर अगर शून्य हो जाए, मतलब स्लीप क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर स्लीप का मान क्या हो, 0 हो, तो मोटर पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो हमें सिंपल सी बात है, दोनों गतियों के बीच सापेक्ष गति जो होगी अगर शून्य हो जाएगी तो हमारी मोटर क्या होगी, रन नहीं करेगी। क्वेश्चन पूछ देता है परीक्षा में कि अगर स्लीप का मान शून्य होगा तो मोटर हमारी तेज गति करेगी, मोटर रुक जाएगी, है ना। ऐसे ऑप्शन देगा, लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि स्लीप अगर शून्य हो जाएगी तो हमारी क्या होगी, मोटर रुक जाएगी बच्चों ना। तो लिख लेंगे क्या, स्लीप का मान, स्लीप का मान शून्य होने पर स्लीप का मान शून्य होने पर
हेडिंग डालेंगे स्लिप ना। स्लिप का मान 0 होने पर मोटर क्या करेगी बच्चों, रुक जाएगी। मैंने बताया था बच्चों कि दोनों की गतियों में कुछ सापेक्ष गति होना चाहिए, है ना। अगर सापेक्ष गति नहीं होगा तो हमारी मोटर क्या करेगी, गति नहीं करेगी। उसी प्रकार है, अगर स्लिप का मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, मोटर हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, रुक जाएगी। हम पढ़ेंगे अब क्या, प्रतिशत अंशी स्लिप पढ़ ले, उसके बाद प्रतिशत स्लिप ना। अगला हमारा पॉइंट रहेगा अंशी स्लिप ना। अगला हमारा पॉइंट रहेगा बच्चों अंशी स्लिप। ये तो स्लिप था बच्चों ना, स्लिप था ना, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंशीय स्लिप ना, अंशीय स्लिप पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। यदि स्लिप को क्या किया जाए, स्टेटर के या कह तुल्यकालिक गति के अंश के रूप में क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए। यदि स्लिप को तुल्यकालिक गति के अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हमारी क्या कहलाती है, अंशी स्लिप कहलाती है ना। अगर स्लिप हमारी NS माइनस NR है तो अगर हम बात करें बच्चों, अगर बच्चों बात करें इसको क्या किया जाए, तुल्यकालिक गति के अंश के रूप में व्यक्त किया जाए। मतलब तुल्यकालिक गति क्या हमारी NS है, और इसके अंश के रूप में अगर हम स्लिप को व्यक्त करेंगे तो हमारी क्या कहलाती है, अंशी स्लिप कहलाती है। अंशी स्लिप बराबर क्या होता है, अंशीय स्लिप बराबर क्या होगा बच्चों, NS माइनस NR अपान NS होता है बच्चों ना। NS माइनस NR अपान NS होता है। तो लिख लेंगे बच्चों क्या, यदि स्लिप को तुल्यकालिक गति के अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, तुल्यकालिक गति के अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह अंशीय स्लिप कहलाती है, अंशीय स्लिप कहलाती है। अंशीय स्लिप बराबर NH माइनस NR अपान NS होता है। अगर इसको हम कह दें प्रतिशत स्लिप क्या होगा, तब अगर हम इसको कह दें क्या, प्रतिशत स्लिप क्या होगा, इनटू क्या कर देंगे बच्चों 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत स्लिप हो जाएगा बच्चों। तब ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत स्लिप हो जाएगा। यदि स्लिप को फिर क्या कहेंगे, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए, है ना, तो ये क्या कहलाती है, प्रतिशत स्लिप कहलाती है। इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट रहेगा बच्चों, ठीक है, अगला हमारा पॉइंट रहेगा रोटर आवृत्ति। अगला हमारा पॉइंट रहेगा रोटर आवृत्ति ना। रोटर आवृत्ति बच्चों, रोटर फ्रीक्वेंसी ना बच्चों। बच्चों रोटर आवृत्ति होती क्या है ना, देखेंगे कि हमारा जो रोटर होता है, रोटर जब बच्चों किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है बच्चों। तो इस ईएमएफ को हम क्या बोल सकते हैं, रोटर वोल्टेज बोल सकते हैं। और रोटर वोल्टेज की जो आवृत्ति होती है उसी वही क्या होती है, हमारी रोटर आवृत्ति कहलाती है ना। तो लिख लेंगे क्या,
रोटर में प्रेरित विद्युतवाहक बल हमारा क्या कहलाता है बच्चों? रोटर वोल्टेज कहलाता है। रोटर वोल्टेज कहलाता है तथा रोटर वोल्टेज की आवृत्ति क्या कहलाएगी? तथा रोटर वोल्टेज की आवृत्ति हमारी क्या कहलाती है? रोटर आवृत्ति कहलाती है। रोटर में प्रेरित विद्युतवाहक बल हमारा क्या कहलाएगा? रोटर वोल्टेज कहलाता है तथा रोटर वोल्टेज की जो आवृत्ति होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, वही क्या कहलाएगी? रोटर फ्रीक्वेंसी कहलाती है बच्चों। ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एफ आर इज इक्वल टू, या रोटर फ्रीक्वेंसी लिख दें, रोटर आवृत्ति बराबर होता है अंशी स्लिप इनटू सप्लाई की आवृत्ति। सप्लाई की आवृत्ति। रोटर फ्रीक्वेंसी को एफ आर से डिनोट करते हैं, अंशी स्लिप यस हो गया इनटू सप्लाई की आवृत्ति एफ। ठीक है बच्चों, एफ आर क्या है? रोटर आवृत्ति है, यस क्या है? अंशी स्लिप है, एफ क्या है? सप्लाई की आवृत्ति बच्चों। ठीक है, रोटर आवृत्ति हो गया। अब अगला हम पढ़ेंगे रोटर विद्युतवाहक बल ना। अगला क्या पढ़ेंगे? रोटर विद्युतवाहक बल। ठीक है, रोटर ईएमएफ ना, ईएमएफ मिटा दो बच्चों। ठीक है, इनमें से कोई न कोई सवाल आती है बच्चों परीक्षा में, है ना। किसी भी फार्मूले पर सवाल देता है। ठीक है, इनमें से किसी भी फार्मूले पे एक सवाल दे सकता है। ठीक है, चाहे आईटीआई एग्जाम की बात करें, चाहे कंपटीशन की बात करें। ठीक है बच्चों, अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा क्या? रोटर ईएमएफ, ठीक है बच्चों, जिसको हम क्या बोलेंगे? रोटर विद्युतवाहक बल ना। बच्चों रोटर विद्युतवाहक बल समझेंगे क्या है कि अगर समझिए, चूंकि हम जानते हैं बच्चों क्या कि हमारा इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। अगर हमारे इंडक्शन मोटर का रोटर अगर स्थिर हो, अगर रोटर स्थिर हो तो यह इंडक्शन मोटर किसकी तरह काम करेगा? अगर ये रोटर घूम न रहा हो तो किसकी तरह काम करेगा? ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा। तो स्टार्टिंग के समय रोटर हमारा स्थिर होता है, तो उस समय जो ईएमएफ रोटर में उत्पन्न होगा ना, वही क्या कहलाएगा? रोटर ईएमएफ कहलाएगा ना। और उसका मान क्या होगा? सेम ट्रांसफार्मर के ईएमएफ का जो मतलब कह सकते हैं, देख लें, यदि इंडक्शन मोटर का रोटर स्थिर हो तो यह ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। स्टार्टिंग के समय रोटर में उत्पन्न ईएमएफ स्टार्टिंग के समय रोटर में उत्पन्न ईएमएफ
रोटर ईएमएफ कहलाता है। सेम जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है क्या, E2/E1 इज इक्वल टू क्या होता है, E2/E1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, N2/N1 होगा बच्चों ना। अब यहां से रोटर में उत्पन्न ईएमएफ को निकालना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, N2/N1 इंटू E1 हो जाएगा बच्चों। रोटर में उत्पन्न ईएमएफ या रोटर ईएमएफ, और E1 क्या है बच्चों, E1 हमारा स्टेटर ईएमएफ है, और N1 क्या है, N1 क्या है बच्चों, स्टेटर में फेरों की संख्या है, N2 क्या है, रोटर में फेरों की संख्या है बच्चों। ठीक है, तो रोटर ईएमएफ हो गया। और हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, रोटर करंट है, रोटर धारा है बच्चों ना। इतना समझ में आया ना। हम आगे फिर सवाल एक हल करेंगे, ठीक है, मिटा दें। अगला पॉइंट है रोटर धारा। रोटर धारा, रोटर करंट। इंडक्शन मोटर में रोटर धारा जो होती है प्रति फेज, लिख लें, इंडक्शन मोटर में रोटर धारा प्रति फेज में प्रेरित विद्युतवाहक बल रोटर, इंडक्शन मोटर में रोटर धारा प्रति फेज प्रेरित विद्युतवाहक बल तथा प्रतिबाधा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। बच्चों, रोटर करंट जो होती है, रोटर धारा इज इक्वल टू होता है रोटर विद्युतवाहक बल बटा क्या हो जाएगा बच्चों, रोटर विद्युतवाहक बल क्या है, E2 है, बटा प्रतिबाधा होता है प्रति फेज में बच्चों ना। रोटर विद्युतवाहक बल किसमें होगा, प्रति फेज में होगा, और बटा प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रोटर धारा कहते हैं, रोटर करंट कहते हैं। ठीक है, Z2 ना। ठीक है बच्चों, और थोड़ा सा इसको बढ़ा लें ना। R2 क्या है, रोटर का प्रतिरोध प्रति फेज में, चूंकि ईएमएफ क्या है, प्रति फेज में है ना, तो यहां पे रोटर प्रतिरोध प्रति फेज में ना। और X2 इज इक्वल टू रोटर प्रतिघात
प्रति फेज में ना। तो यहाँ से प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, फिर उसके बाद प्रतिबाधा क्या हो जाएगी बच्चों ना, इधर लिख लें है ना। तब प्रतिबाधा क्या हो जाएगी बच्चों, तब प्रतिबाधा क्या होगी, अब तब प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, Z2 क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो जाता है R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होता है, अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। अब यहाँ पे रोटर धारा देखेंगे, जब प्रतिबाधा रोटर प्रतिरोध तथा रोटर प्रतिघात प्रति फेज के रूप में जब मैंने देखा, तो यहाँ पे प्रतिबाधा क्या होगी, Z2 इक्वल टू होता है क्या, अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ से रोटर धारा क्या होगी, तब रोटर धारा क्या हो जाएगी बच्चों, रोटर धारा हो जाएगी, रोटर धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 बटा क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होता है। अगर स्लिप के साथ देखें बच्चों, स्लिप के साथ अगर हम रोटर धारा देखें या रोटर इस प्रतिबाधा देखें, स्लिप यस पर रोटर प्रतिबाधा Z2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अगर फिर रोटर धारा देखेंगे, तब रोटर धारा क्या हो जाएगी, स्लिप पर रोटर प्रतिबाधा ये है बच्चों, तो अब रोटर धारा क्या होगी, रोटर धारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रोटर धारा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या, E2 बटा अंडर रूट ना R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला नोट कर लें बच्चों, ठीक है, ये भी नोट कर लें ना। जब स्लिप के साथ देगा बच्चों तो इस पर हल करेंगे, रोटर धारा निकालेंगे, अब विदाउट स्लिप देगा तो इस पर निकालेंगे बच्चों। और जब रेजिस्टेंस और प्रतिघात देगा, ठीक है, प्रतिबाधा नहीं दिया है, तब यहाँ से रोटर धारा निकाल लेंगे। स्लिप दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, प्रतिघात दे दिया है, तब यहाँ से निकाल लेंगे। अगर केवल डायरेक्टली प्रतिबाधा दे दिया है हमें ना, प्रतिघात और रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तब हम किस पर निकालेंगे बच्चों, इस पर रोटर करंट निकालेंगे। ठीक है। अगला हमारा जो है बच्चों शक्ति गुणक है, ठीक है, रोटर शक्ति गुणक ना, नोट कर लें आप ना। ठीक है बच्चों, रोटर शक्ति गुणक, जितने भी फार्मूले हैं बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। रोटर शक्ति गुणक, रोटर शक्ति गुणक ना, रोटर पावर फैक्टर ना, रोटर पावर फैक्टर ना बच्चों, याद कर लेंगे डायरेक्टली हम क्या, पावर फैक्टर को cos फाई से दर्शाते हैं। cos फाई इक्वल टू होता है क्या, R2 बट्टा अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर स्लिप पर देखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा पावर फैक्टर, स्लिप पर या स्लिप के साथ पावर फैक्टर, स्लिप के साथ पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, cos फाई इक्वल टू होता है बच्चों, cos फाई इक्वल टू होता है R2 अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। नोट कर ले बच्चों दोनों फार्मूला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टार्क के बारे में ना, रनिंग और स्टार्टिंग टार्क, बाकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।